आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार दे रही है। जहां बीजेपी इसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मास्टर कार्ड माना जा रहा है। वहीं अलीगढ़ में विशेष आयोजन किया गया। रण के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कल्याण सिंह की जयंती को बीजेपी इतने धूमधाम से मना रही है, उसके सियासी मायनों की बात की जाए तो हम बताते हैं आपको कल्याण सिंह बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी के सबसे पहले सीएम रहे कल्याण सिंह मंडल और कमंडल दोनों राजनीति के चेहरे हैं। कल्याण सिंह लोधी समाज से हैं, लेकिन हिंदू हृदय के सम्राट माने जाते हैं। तो बीजेपी आज कल्याण सिंह के पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है। विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। अलीगढ़ के निवास ग्राउंड में बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अगर जनसैलाब की बात करेंगे तो काफी जनसैलाब सुरक्षा के बीच देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 28 मंत्री यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी जैसे मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। आइए जानते हैं जनता से कि जनता के अंदर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हाँ, मेरा नाम कामना सिंह है। कहाँ पर आए हैं आप? मैं अलीगढ़ में आई हूँ। माननीय हमारे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, आज उसमें शामिल होनी हूँ। हमारी शिक्षा मंत्री जी का आदेश, उनके नेतृत्व में महिला शिक्षा संघ की पूरी टीम आई है, हर जिले से आई है। और आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपने हमसे क्वेश्चन किया नारी सुरक्षा की बात। तो अगर नारी सुरक्षा ना होती तो हम हर जिले से कैसे आ जाते? हम लोग बहुत अच्छे घरों की महिलाएं हैं। आज सुरक्षा की वजह से ही हम यहाँ हैं। 2024 को इसमें जोड़ा जाए इलेक्शन को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे? 2024 की बात छोड़िए, हम महिलाएं खास तौर से हम तो यही चाहेंगे कि हर बार मोदी सरकार, योगी सरकार ही आए और कोई सरकार ना आए। बड़े दिनों तक हमने दंश झेले हैं, वो अब हमें दोबारा न झेलना पड़े। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए फिर जानते हैं कि क्या है महिलाओं के अंदर उत्साह और क्या कहना चाहेंगे महिलाएं। आज हम बाबूजी की कल्याण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आए हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए। नकल विहीन परीक्षा उन्होंने संपन्न कराई, जिससे जो प्रतिभा संपन्न हमारे छात्र थे उनका बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और उनके कार्यकाल में सब महिलाएं बहुत सुरक्षित थी। इस समय भी जो बीजेपी का कार्यकाल है उसमें महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। हम नतमस्तक हैं। उन्होंने जो कार्य किया उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश से सारी महिलाएं आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और महिला सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो महिलाओं को सुरक्षा काफी मिली है सरकार में। आइए जानते हैं कि महिला सुरक्षा क्या
महिला सुरक्षा के साथ साथ और क्या सुविधाएं मिली हैं जनता को, आइए जानते हैं। अनीता, महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट में महिला सुरक्षा क्या क्या मिली है आपको? महिला सुरक्षा के नाम सबसे बड़ा तो ये है कि हम लोग का मनोबल दुगना हो गया है। पहले हम लोग संकुचाते थे सड़कों पे निकलते हुए भी, आधी रात में महिला कहीं जा नहीं सकती थी। आज हम लोग यहाँ आने के लिए भी आधी रात को चल के आए हैं। किसी तरह की कोई डर की भावना नहीं है, राम राज्य है। आप अगर 2024 से इसको जोड़ के बात करेंगे तो क्या लगता है आपको मोदी जी 2024 में दोबारा आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे। और अगर और सुविधा की बात करी जाए तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं योगी सरकार में? सबसे पहले योगी सरकार जी ने महिलाओं को बहुत मान सम्मान बढ़ा दिया है। एक समय वो था कि स्त्रियां अपने घर से निकलते हुए डरते थे, लेकिन आज के दौर में आधी रात को महिला अपने घर से निसंकोच निकलती है, उसको डर नहीं है। पुलिस बल भी उसके साथ है और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी एक कॉल पे उपलब्ध है। देखो, आपने देखा और महिला द्वारा सुना कि महिलाओं को सेवाएं काफी मिल रही हैं और महिलाओं को डर खत्म हो गया है। मैं नितेश माहेश्वरी, प्राइम टीवी के लिए, अलीगढ़। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, बाबूजी की पुण्यतिथि बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है और आज 2024 मिशन को लेकर कई दिग्गज नेता वहां पर शामिल भी हुए थे। अलीगढ़ में क्या कुछ देखने को मिला है आज? नंदिनी, अलीगढ़ की अगर बात करी जाए तो बहुत बड़े दिग्गज नेता लोगों ने शिरकत की है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अमित शाह से लेकर, फोन कट गया, तो बता दें कि आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि, जिसको लेकर आज बीजेपी बड़े धूमधाम से मना रही है। हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज बीजेपी इस कार्यक्रम को मना रही है। अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे आज उनकी पुण्यतिथि पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं पर बताया जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर भी आज बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बता दें कि बाबूजी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, जिसको लेकर बीजेपी बड़े धूमधाम से मना रही है। यूपी में बीजेपी आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज इसको मना रही है। वहीं पर तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री आज इनकी पुण्यतिथि में शामिल हुए थे बाबूजी को नमन करने के लिए। और बताया जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर भी बीजेपी अपने इस कार्यक्रम में खासा ध्यान दे रही है। तमाम आप नेताओं को देख रहे हैं तस्वीरों में, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करने पहुंचे हुए थे। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता नीतीश की तरफ। नीतीश, आज अलीगढ़ में कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे बीजेपी की तरफ से बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि पर। नीतीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं, आज अलीगढ़ में एक गौरव दिवस मनाया गया और बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ पर एक से एक बड़े दिग्गज नेता जिसमें शामिल हुए। इसमें अगर बात करेंगे दिग्गज नेता की तो मुखिया के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भी आए थे। और मैं आपको बता दूं, अगर और नेताओं की बात करेंगे तो 38 दिग्गज नेता, 38 मंत्री अलीगढ़ में आए हुए थे। और अगर प्रशासन की बात करी जाए तो बहुत ही सुरक्षा के इंतजामों के बीच ये पुष्प तिथि को आगे बढ़ाया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। यूपी की सियासत में बीजेपी से लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महापुरुषों पर सपा ने सम्मेलन का आयोजन किया, जहां इस सम्मेलन में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। बता दें कि सम्मेलन में भगवान गौतम बुद्ध, सुहेलदेव के साथ ही साथ बाबा साहब राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चर्चा की गई। इस दौरान अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए।
तो 2024 मिशन को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। 2024 मिशन को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर वो रणनीति बना रही है, तैयारियां कर रही है। इसी के बीच आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम बड़े लोगों को सम्मानित किया गया है। वहीं मिशन 2024 को धार देने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। तो आज इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। बता दें कि लगातार 2024 मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी नई तैयारियों में जुटी हुई है, नई नई रणनीति बना रही है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक दिवसीय सपा का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें मूल रूप से पूर्वांचल और खास करके बुंदेलखंड और पश्चिम के तमाम नेता सम्मिलित हुए। अगर बात की जाए तो इसमें मौर्य समाज के लोग, साथ ही साथ कुशवाहा समाज के लोग और सैनी समाज के लोगों का एक सम्मेलन था, जिसमें साफ तौर से जाति जनगणना और मंडल कमीशन पर चर्चा की गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मिलित हुए। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मिलित हुए। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि ठीक पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा का, वो अपना संबोधन करके और निकलने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं धार देते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहां अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से तमाम मौर्य समाज के नेता सम्मिलित हुए हैं। और बात की जाए तो इन तमाम नेताओं के साथ में बैठकर आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव इस बात पे चर्चा किए हैं कि जाति जनगणना की जो लड़ाई है उसमें धार देने की जरूरत है और आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही अगर आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव अपने संबोधन में साफ तौर से 1931 में जाति जनगणना को के आधार पर आरक्षण देने की बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हुए और सरकार से इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जाति जनगणना से सरकार डरती है, इसलिए कहीं ना कहीं जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज हमला करने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जब गेट से एंट्री ले रहे थे, उस वक्त वकील की भेष में एक व्यक्ति उनके ऊपर कहीं ना कहीं जूता फेंकने का प्रयास करता है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस व्यक्ति को पकड़कर और पहले पिटाई करते हैं, जिसके बाद थाना विभूति खंड की पुलिस से गिरफ्त में लेकर और आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती है। साथ ही आपको बताया कि इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए कि मेरी लड़ाई मेरे समाज के लिए है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो जिन बयानों को लेकर कई तमाम लोग हम पे हमलावर होते हैं, कोई मेरा सिर काटने की बात करता है तो कोई जुबान काटने की, उन तमाम लोगों को डर है कि अगर जाति एकता को कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराई जाती है तो जिससे 1931 की रिपोर्ट पर 52% कहीं ना कहीं ओबीसी की संख्या बताई जाती है। अगर फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाती है तो निश्चित तौर पर 70% से अधिक कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग आएगा और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी पक्ष की सरकार डरते हुए नजर आई है। वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव अपने संबोधन में कल घोसी के जहां एक तरफ उपचुनाव चल रहा है तो उस दौरान अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, जिसके ठीक बाद अखिलेश यादव की तरफ से कटाक्ष करते हुए कहा जाता है कि स्याही फेंकने वाला खुद थाने जाता है और ये भाजपा की एक साजिश है। जी विभांशु, देखिए जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाए हुए है, तो क्या लगता है आगे भी ये मुद्दा बरकरार रहेगा और क्या कुछ अभी आगे की तैयारी की जाएगी 2024 मिशन को लेकर, जो कि जनता को जमीनी स्तर पर जोड़ने के लिए?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में इस बात को कहते हुए नजर आए कि ये सम्मेलन महज एक ट्रेलर है और आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग कोनों में हम इससे बड़ा सम्मेलन करेंगे और जाति जनगणना का जो मुद्दा है, जो प्रदेश का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच जाकर और उन्हें भी इस बात को बताएंगे कि जाति जनगणना आपके विकास के लिए कितना आवश्यकता है। साथ ही आपको बता दें कि मंडल कमीशन जो कि कहीं ना कहीं पूर्व में भी एक सियासत का मुद्दा रहा है, उस पर भी चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय पे चर्चा की गई है और आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम जो वर्ग आज इकट्ठा हुआ था उसे एकजुटता के साथ केंद्र सरकार को हटाने की भी अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हुए नजर आए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में बागी सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, जहां सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। बता दें कि सूत्रों की माने तो संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी से एटा लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बड़े पैरोकार तृणमूल कांग्रेस और सपा गठबंधन से वरुण गांधी पीलीभीत का चुनाव लड़ सकते हैं। तो बता दें कि अब बागी सांसदों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2024 मिशन को लेकर लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है। वहीं पर यह खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बागी सांसदों के टिकट भी काट सकती है। तो कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिसमें आज बताया जा रहा है कि बागी सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। पहले दौर के सर्वे में कई नाम ऐसे शामिल हुए हैं। संवाददाता विभांशु की तरफ रुख करते हैं। विभांशु, बताया जा रहा है कि बागी सांसदों का बीजेपी टिकट काट सकती है इस बार, तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर सत्ता में हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां हारी हुई सीटों पर समीक्षा करके उसे वापस भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने को लेकर विशेष प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सूत्रों की तरफ से खबर आई है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर बात करते हैं, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट उनको नहीं दिया जाएगा, उनका टिकट कटेगा। अगर बात की जाए तो इसमें तमाम नेताओं के नाम चर्चे में हैं। अगर बात करें सबसे पहले तो बदायूं से तत्कालीन सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य का टिकट काटने की चर्चाएं तेज हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो पीलीभीत से अगर बात करें तो वरुण गांधी की और उनकी मां मेनका गांधी, और साथ ही अगर बात की जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी और ऐसे तमाम नेता जो हैं उनके टिकट काटने की बात की जा रही है। साथ ही साथ प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी की भी टिकट काटने की आसार तेज है, क्योंकि उनके पुत्र मयंक जोशी सपा में विधानसभा चुनाव के ठीक 9 दिन पहले हिस्सा बने थे। इससे कहीं ना कहीं उनकी मां के टिकट के ऊपर असर आते हुए नजर आ रहा है। ऐसे अगर बात करें तो लगभग 10 नेताओं की लिस्टिंग बीजेपी ने तैयार किया है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जब लोकसभा टिकट की बांटी जाएगी बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, तो इन नेताओं के टिकट कटने के आसार भी जताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो वरुण गांधी लगातार अगर बात करें तो प्रदेश में महंगाई, जाति जनगणना और आवारा पशु को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल पूछने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में काट सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वो हारी हुई सीट पर फोकस कर रही है और अब ये भी सामने आया है कि बागी सांसदों का टिकट काटा जाएगा। वरुण गांधी हुए चाहे मेनका गांधी हुए, तो तमाम ऐसे नेताओं का जिनका आपने नाम बताया है। आगे क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां बागी नेताओं की टिकट काटने की कवायद तेज हो गई है, तो वहीं हारी हुई सीटों पर आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम, समरसता भोज, तहरी भोज के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। साथ ही जल्द ही भारतीय जनता पार्टी मंदिरों से कहीं ना कहीं अपने प्रचार अभियान की शुभारंभ करेगी और टिफिन बैठक हर एक महीने हर एक लोकसभा क्षेत्र के हर एक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करने के निर्देश दिए
गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख के बाद अब क्लस्टर अध्यक्ष की भी भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और आने वाले दिनों में नामों का भी ऐलान करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में एक बार फिर से हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि बिहार में एक हफ्ते में 8 घटनाओं से बिहार दहल उठा है, जहां अररिया जिला के रानीगंज में एक पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गोपालगंज में मासूम की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या की गई। मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या की गई। जमुई में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई है। पटना में पार्षद के पति की हत्या की कोशिश की गई। जहानाबाद में जमीन के सर्वे करने गए अधिकारी पर बदमाशों ने बंदूक तान दी। इसके साथ ही समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लगातार अगर बिहार की बात करें, कानून व्यवस्था फेल होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, बिहार में इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। तो इधर की खबरों की बात करें तो एक हफ्ते में 8 घटनाओं से बिहार दहल चुका। एक हफ्ते में 8 घटनाएं शामिल की गई हैं, जिससे लगातार बिहार की घटनाएं सामने आ रही। हत्याओं से हाहाकार मचा हुआ है और लोग तमाम सरकार पर इस पर तंज भी कस रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। और बदमाश जो है अपने बेखौफ अपराध में जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, बिहार में एक हफ्ते में 8 घटनाएं हुई हैं और सबसे बड़ा घटना ये कि जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसको लेकर बिहार में काफी रोष दिखा, आक्रोश दिखा, पत्रकारों में भी और आम जनता में भी। जी, ये तो इसमें कोई ना इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है कि बिहार में क्राइम बढ़ते नजर आ रही है। और एक सप्ताह में 8 लोगों को जो है कि 8 लोग ऐसे क्राइम हुआ है। जैसे मोतिहारी में भी एक ठेकेदार और आपको बता दें एक मोहनपुर में जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो इस तरह का आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है कि क्राइम बढ़ते नजर आ रही है। और तो जी मंजीत, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, ये तो सरकार की नाकामी है, क्योंकि इस तरह का जो है कि एक सप्ताह में जो है कि पूरे बिहार में 8 लोगों की हत्या हो जाना, ठेकेदार हैं, पत्रकार हैं, और एक पटना में भी एक जो है कि पूर्व जो है कि वार्ड पार्षद के पति हैं, उनकी भी जो है कि धमकी दी गई है। एक कर्मचारी हैं जो किसी जमीन को लेकर जो है कि नपाई करने जाते हैं, तो उसमें भी जो है कि लोग धमकी देते हैं, बंदूक से दिखाई जाती है। और इस तरह का तमाम जो है कि क्राइम जो है कि चरम सीमा पे है। तो ये नाकामी सरकार की है। तो सरकार इसमें बिल्कुल जो है कि बयान देने से भागते नजर आ रही है। और अगर ऐसे में सरकार से जब पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि ये नियंत्रण है। जैसे अररिया में भी बता दें कि पत्रकार को गोली मार दी गई, उसमें पुलिस अपनी खाना पूर्ति के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार की है। लेकिन क्या इस तरह का लगातार क्राइम होना कहीं ना कहीं जो है कि नाकामी बिहार सरकार की दिखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, वो दिख रहा है जिस तरीके से लगातार बिहार में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पत्रकार विमल कुमार यादव की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उसको लेकर बिहार में देखिए काफी रोष दिखा, आक्रोश देखने को मिला। तो क्या कुछ अभी तक इस मामले में पहुंचा है? पुलिस ने कितने लोगों को इस हत्या में गिरफ्तार किया है? जी, पुलिस तो अभी अररिया में जो पत्रकारों की गिरफ्तार हुई है तो उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। लेकिन क्या अगर पत्रकार और एक जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो जो है कि एक गौ तस्कर को लेकर वो छापेमारी करने जाते हैं, उसके दौरान जो है कि सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो है कि मामला बिहार सरकार में आ रही है। और पत्रकारों की बात है जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनको भी अगर किसी तरह का वो पत्रकार अगर लिखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो उनको भी धमकी और जान मार दी जाती है।
तो पत्रकार वाले में अभी पूरे बिहार में जो है कि जो पत्रकार संघ के लोग हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा दीजिए, पत्रकारों के साथ इस तरह का कब तक अत्याचार चलेगी। और इस तरह का जो है कि पूरे बिहार में जो है कि समर्थन और बिहार सरकार के विरोध आवाजें उठ रही है, पत्रकार भी उठा रहे हैं। तो इस पे अभी जो है कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ अपनी बातें रखती है, लेकिन सुरक्षा देने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं भागते नजर आती है। जी देखिए, लगातार विपक्ष इस पूरी घटनाओं को लेकर सरकार को घेरे हुए भी है, लेकिन क्या शासन की तरफ से कुछ निर्देश दिया गया है? देखिए, शासन प्रशासन सिर्फ कहने की है, जो भी मामले आते हैं तो उनको कहते हैं कि जो है कि जांच की जा रही है, और विलंब तो इसमें होती है, क्योंकि किसी भी मामलों को सीरियसली लेना, ठीक है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन में ये तय नहीं किया जाता है। रोहतास जिले में भी एक ऐसी मामले जो है कि डेहरी थाना अंतर्गत आया है, डेहरी थाना में पड़ता है, जो तीन लड़के की गायब होने की जो है कि 18 तारीख को ही पुलिस जो है कि सूचना मिली है, लेकिन पुलिस 18 तारीख के बाद आज उसमें FIR करने की बात कहती है, और क्योंकि आज 21 तारीख है, 3 दिन बीत जाता है, अभी तक उसकी पता नहीं। तो इसमें बहुत सारा कड़ियां हैं, बच्चे कहाँ गए, क्या है, परिजनों का साफ आरोप है कि अपहरण कर लिया गया है, क्या है, लेकिन पुलिस अब इस पे छानबीन कर रही है। अब इस मामले में क्या कड़ी जुड़ती है, अब तो वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मामला यहाँ ये जाके अटकती है कि क्या 3 FIR 3 दिन बाद की जाती है, उनकी 3 दिन बाद बातों को सुनी जाती है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जो है कि पुलिस प्रशासन हर जगह, जो रोहतास जिले के डेहरी में है, तो हर जगह कहीं ना कहीं अपने काम से भागती नजर आती है, और इस तरह का जब तक भागते नजर आएगी तो क्राइम जो है कि रुकने वाली नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजी। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।